हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 56 से सेक्शन नंबर 59 में डिफाइन है। देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को समझने के लिए हमें सेक्शन नंबर 56 से लेकर सेक्शन नंबर 59 तक एक क्विक ओवरव्यू लेना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 56 की, जो कि है चार्जिंग सेक्शन। ये सेक्शन हमें बताता है कि कौन-कौन सी इनकम इस हेड के अंडर टैक्स की जाएगी। ठीक है? सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें कि अगर कोई इनकम बाकी के 4 हेड्स, जो कि हमारी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन या फिर कैपिटल गेन में नहीं आती है, तो वो घूम फिर के सेक्शन नंबर 56 के तहत अदर सोर्सेस के अंदर चार्ज हो जाएगी। ठीक है? जैसे आपका बैंक इंटरेस्ट, लॉटरी विनिंग या फिर कोई और गिफ्ट। ठीक है? इसके बाद अगर हम देखते हैं सेक्शन नंबर 57, जो बात करता है डिडक्शंस के बारे में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ आपकी कमाई पर टैक्स नहीं लगाता, बल्कि उस कमाई को करने के लिए जो ज़रूरी खर्चे हुए हैं ना, उन्हें माइनस करने की परमिशंस भी देता है। तो सेक्शन नंबर 57 आपको बताता है कि कौन-कौन से एक्सपेंसेस आप इस इनकम के अगेंस्ट माइनस कर सकते हैं, ताकि आपका टैक्स कम हो सके। लेकिन हर खर्चे की जो छूट है ना, वो नहीं मिलेगी। और यहीं पर आता है सेक्शन नंबर 58, यानी डिसअलाउंसेस। ये सेक्शन साफ-साफ उन खर्चों की लिस्ट बता देता है जो आप डिडक्शंस के रूप में क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आपने ऐसा कोई खर्चा किया भी है, तो टैक्स कैलकुलेट करते वक्त उसे इग्नोर कर दिया जाएगा और उस पर पूरे का पूरा टैक्स लगेगा। लास्ट में आता है सेक्शन नंबर 59, जो बात करता है डीम्ड इनकम की। कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो शायद डायरेक्टली आपको दिखे नहीं, लेकिन लॉ ना उन्हें आपकी अदर सोर्सेस की इनकम मान लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा डिडक्शन जो आपने पहले क्लेम किया था और अब वो पैसा आपको वापस मिल गया है, तो वो इस सेक्शन के तहत आपकी डीम्ड इनकम बन जाता है। ठीक है? अब हम इनको एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 56(1), जो कि जनरल चार्जिंग सेक्शंस है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि इनकम टैक्स एक्ट का 5th और रेज़िडुअरी हेड बोला जाता है इस सेक्शन से। अब इसको रेज़िडुअरी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो इनकम पहले के 4 हेड, यानी कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी या फिर कैपिटल गेन, इनमें फिट नहीं होती है, तो उसे बची-खुची इनकम यहाँ पे टैक्स कर दी जाती है। लेकिन इसके लिए ना 2 बेसिक कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो वही जो मैंने आपको बताया, कि जो 4 मेन हेड्स हैं ना, सैलरी, आपका हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन, इन चारों में कहीं पे भी ये कवर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि वो जो इनकम है ना, वो पूरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कहीं पे भी एग्ज़ेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कहीं पे भी एग्ज़ेम्प्ट है ना, तो उस पे वैसे भी टैक्स नहीं लग पाएगा। ठीक है? अब इस सेक्शन को क्या कहते हैं? कैच ऑल बकेट समझ सकते हो आप इस सेक्शन को। क्यों? क्योंकि कोई इनकम अगर कहीं और नहीं गई है ना, तो घूम फिर कर आकर के आपके इस बाल्टी में गिर जाएगी। ठीक है? अब इसके कुछ बढ़िया एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, तो इसके कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे कि इंडिया के बाहर आपकी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है। तो अब एग्रीकल्चरल लैंड पे उस ज़मीन से अगर आपके पास कोई इनकम आ रही है, तो वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम तो क्या है? एग्ज़ेम्प्ट है, बट बाहर की नहीं है। ठीक है? इसके साथ-साथ अगर हम कहते हैं कि कोई डायरेक्टर रिम्यूनरेशन आ रहा है, जो आपकी सैलरी या पीजीबीपी में नहीं आ रहा है, ठीक है? या फिर अनडिस्क्लोज़्ड इनकम है, कोई छुपी हुई कमाई, ठीक है? या फिर हॉर्स रेस से होने वाली इनकम है, या फिर इनकम टैक्स रिफंड पर मिलने वाला इंटरेस्ट है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर मिलने वाली रॉयल्टी है, या किसी प्रकार की कोई फैमिली पेंशन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, इसी सेक्शन यानी कि 56(1) के अंदर ही टैक्सेबल हो जाएँगी, ठीक है? यहाँ पे सेक्शन नंबर 56(1) के कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिखे हुए हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ में काउंट होते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड पर जो इनकम आती है आउटसाइड इंडिया, ठीक है? तो हम सबको ये तो पता ही है कि इंडिया में होने वाली जितनी भी खेती पर कमाई है, वो क्या है? टैक्स में नहीं आती है, ठीक है? लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड पर बाहर से इनकम आ रही है, विदेशों से कोई इनकम आ रही है, तो वो इस हेड के अंदर चार्जेबल हो जाएगी, ठीक है? दूसरा है डायरेक्टर रिम्यूनरेशन, मतलब अगर एक कंपनी का डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉयी नहीं है, ठीक है? तो उसे मिलने वाली फीस या रिम्यूनरेशन जो है, वो सैलरी हेड में नहीं जाती है, ठीक है? और अगर वो उसका बिज़नेस भी नहीं है, तो वो पीजीबीपी में भी नहीं जाएगी।
तो वो कहाँ जाएगी? वो इस हेड के अंदर, इस बकेट में आकर गिर जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल है अनडिस्क्लोज़ इनकम, कि अगर कोई ऐसी कमाई है जिसका सोर्स आप टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताना चाहते हैं या नहीं बता पाते हैं, यानी कोई छुपी हुई कमाई है, तो उसे भी इस हेड के अंदर चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रेस हॉर्सेस वाला, कि अगर आप रेस के घोड़े खरीदते हैं या रखते हैं और उनकी मेंटेनेंस करते हैं, तो उससे होने वाली जितनी भी कमाई है वो यहीं आ जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है? इसके अगला आपका आता है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन टू सैक्रिफाइस फंड। अगर एम्प्लॉयी के कंट्रीब्यूशन पर एक लिमिट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिला हुआ है ना, जहाँ बाकी हेड्स में अप्लाई नहीं हो पा रहा है जो, तो वो इसी हेड में आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है रॉयल्टी ऑन आईपीआर, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया या ट्रेडमार्क्स हो गया, इन पर मिलने वाली जो रॉयल्टी है ना, अगर वो आपकी रेगुलर बिज़नेस इनकम नहीं है ना, तो वो इसके अंदर टैक्स की जाएगी, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आती है फैमिली पेंशन। अगर कोई अ, मतलब अगर किसी एम्प्लॉयी की डेथ हो जाती है, ठीक है? तो उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स या लीगल हियर्स को पेंशन मिलती है। तो क्योंकि उनके बीच एम्प्लॉयी का मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी का रिश्ता तो है नहीं, तो वो जो पेंशन जा रही है ना फैमिली को, वो इसी हेड के अंदर टैक्स हो जाएगी, ठीक है? देखिए लास्ट स्लाइड के एग्जांपल में मैंने आपको फैमिली पेंशन के बारे में बताया था, ठीक है? तो ये जो है ना बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, जो मतलब फैमिली पेंशन के लिए जो टैक्स है उसको कैलकुलेट करने पे बात करता है, ठीक है? देखिए, ये हमें पता है कि फैमिली पेंशन जो है ना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ में टैक्स होती है, पर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि पूरे के पूरे पैसे पर टैक्स लग जाएगा। इसमें सेक्शन नंबर 57 का सेकंड ए, ठीक है? इसके तहत बहुत बढ़िया डिडक्शंस भी मिलती है। इसी डिडक्शन के रूल को देखते हैं हम इसमें क्या है ये। आपको ना इसकी डिडक्शंस देखते समय 2 अमाउंट्स देखने हैं और जो भी दोनों में से कम होगा, लोअर होगा, उतनी छूट आपको मिल जाएगी। पहला, जो भी टोटल फैमिली पेंशन रिसीव हुई है, उसका 1/3 यानी कि 1/3 जो कि होता है 33.33% और दूसरा एक फिक्स स्टैंडर्ड मैक्सिमम लिमिट जो कि है 15,000 रुपए। ठीक है? देखो इसको एक कैलकुलेशन से देखते हैं एग्जांपल से कि मान लो किसी को साल में 1 लाख की फैमिली पेंशन मिली है, ठीक है? अब अगर हम इसका डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 लाख का 1/3 1/3 हिस्सा जो कि बनता है 33,333 रुपया और दूसरी तरफ हमारी जो मिनिमम लिमिट है ना, वो है 15,000। अब इन दोनों अमाउंट को कंपेयर करो 33,333 और 15,000 को, जो भी लेस है, यानी कि दोनों में जो भी कम है, यानी कि 15,000, तो जो 15,000 है ना, वो हमारी डिडक्शन बनेगी। इसका मतलब है कि टोटल 1 लाख की पेंशन में से 15,000 की डिडक्शन माइनस हो जाएगी और बचा हुआ अमाउंट यानी कि 85,000 जो होगी, वो टैक्सेबल फैमिली पेंशन बन जाएगी, जो हमारी आईओएस के अंदर चार्ज होगी, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 56(2) यानी कि इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन, ठीक है? इस सेक्शन की खास बात ये है कि इसमें दी गई इनकम्स जो है ना वो ऑलवेज यानी कि हमेशा इसी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में ही टैक्स होंगी, ठीक है? इनके पास किसी और हेड में जाने का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? तो अब देखते हैं कि इसमें कौन से नो पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले आते हैं गिफ्ट इनकम। नो क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो का मतलब होता है बदले में कुछ देना। अगर आपको बिना किसी बदले के यानी बिना किसी कंसीडरेशन के कोई गिफ्ट मिला है, चाहे वो कैश है या प्रॉपर्टी है, तो वो एक लिमिट के बाद पूरे का पूरा इसी हेड में टैक्स होने शुरू हो जाएगा, ठीक है? दूसरा कैजुअल इनकम है जैसे लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स या किसी भी तरह की बेटिंग और गैम्बलिंग से होने वाली कमाई। ये इनकम फ्लैट और हाईएस्ट रेट पर इसी सेक्शन के तहत टैक्सेबल होती है, ठीक है? थर्ड आता है डिविडेंड इनकम। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो अब पूरी तरह से शेयर होल्डर के हाथ में इसी हेड के अंदर ही टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ आता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर आपने किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज में पैसा लगाया हुआ है ना और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कमाई भी इसी सेक्शन का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि कहता है लेटिंग आउट प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर। यानी कि अगर आप अपना कोई प्लांट, फर्नीचर या मशीनरी किसी को किराए पर देते हो और ये आपके रेगुलर बिज़नेस नहीं है, ठीक है? तो इसे आने वाले रेंट को ना
जो आपका रेंट पे चढ़ाने से इन सामानों को रेंट आएगा, वो जो है वो इसी हेड के अंदर आएगा। इसके साथ अगर बिल्डिंग भी किराए पर दी गई है ना और दोनों का रेंट अलग-अलग नहीं किया जा सकता, तो वो भी यहीं पे ही टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोसीड्स। अगर किसी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा किसी इंसान को मिला है जो ना तो एम्प्लॉई है, मतलब सैलरी हेड से बाहर हो गया, और ना ही उसका बिजनेस पार्टनर है, यानी कि पीजीबीपी से भी बाहर हो गया। ठीक है, तो वो रिसीव्ड अमाउंट जो है सेक्शन नंबर 56(2) के तहत ही टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांस मनी फोरफिटेड ऑन कैपिटल एसेट। इसका क्या मतलब है? अगर आप अपनी किसी कैपिटल एसेट जैसे कोई जमीन या घर बेचने का सौदा करते हो, ठीक है, और एडवांस मनी ले लेते हो और बाद में सामने वाली पार्टी जो है पूरा पैसा नहीं दे पाती और वो एडवांस पैसा जो है वो फॉरफिट हो जाता है, जब्त कर लेते हो आप, ठीक है, तो वो जो फॉरफिटेड अमाउंट है ना, वो भी अब इसी हेड में ही टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन। जब गवर्नमेंट किसी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर करती है, ठीक है? और उसके कंपनसेशन या फिर एनहांस कंपनसेशन को देने में देरी करती है, ठीक है? तो उस डिले पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो इसी सेक्शन के अंडर टैक्सेबल हो जाता है, जिसमें 50% की फ्लैट डिडक्शन आती है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी की नौकरी चली जाती है या एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स चेंज हो जाते हैं और उसके बदले में कोई कंपनसेशन मिलता है ना, तो वो सैलरी के हेड के रूल्स में फिट नहीं बैठता। ठीक है, तो उसे कहाँ पे टैक्सेबल होता है? वो कहाँ पे? वो 56 से के 2 के पार्ट के अंदर यहीं पे ही टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 9 स्पेसिफिक पॉइंट्स थे, ये वो इनकम है जो बिना किसी डाउट के सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। एग्जाम में आता है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। देखिए, अब देखते हैं सेक्शन नंबर 57 जो कि बताता है डिडक्शंस फ्रॉम आईओएस, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ यानी कि वो ऐसे कौन-कौन से खर्चे हैं जो आप अपनी कमाई में से माइनस कर सकते हो, ठीक है? इसके सबसे बेसिक और गोल्डन रूल है, वो ये है कि जो भी एक्सपेंस आप क्लेम कर रहे हो वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि वो खर्चा होली और एक्सक्लूसिवली यानी कि पूरी तरीके से उसी इनकम को कमाने के लिए किया गया होना चाहिए, ठीक है? अब इसके लिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम, क्या आता है वो आता है डिविडेंड इनकम, जो कि सेक्शन नंबर 57(1) में दिया गया है कि अगर आपने डिविडेंड कमाने के लिए कोई लोन लिया था, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट आप चुका रहे हैं, उसकी डिडक्शन मिलेगी, ठीक है? यानी कि जो इंटरेस्ट आप चुका रहे हैं ना, उस पे आपको डिडक्शन मिलेगी। लेकिन यहाँ एक कैप है, क्या कि इंटरेस्ट डिडक्शन आपके टोटल डिविडेंड इनकम के मैक्सिमम 20% तक ही मिल सकती है। ठीक है, जो इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलेगी वो आपके टोटल डिविडेंड इनकम के मैक्सिमम 20% तक ही मिल सकती है, उससे ज्यादा पर नहीं मिलेगी। साथ ही अगर कोई बैंकर्स रिन्यूमरेशन है या कमीशन दिया है, तो मतलब कमीशन दे देते हैं ना डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए, तो वो भी माइनस हो ही जाएगा इसके अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फैमिली पेंशन का, जो कि है सेक्शन नंबर 57 सेकंड ए में। इसकी कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखी थी पिछली स्लाइड्स में, यानी कि 1/3 ऑफ द पेंशन या फिर 15,000 रुपए, जो भी दोनों में से कम होगी ना, वो फ्लैट डिडक्शन आपको मिल जाएगी फैमिली पेंशन में। मैंने वहां पे पूरा रूल के साथ फॉर्मूले के साथ करवाया था। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, जिसका रूल सेक्शन नंबर 57(4) में दिया गया है। जब आपको कंपल्सरी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर डिलेड कंपनसेशन का इंटरेस्ट मिलता है, तो बिना किसी बिल या प्रूफ के आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लैट 50% की स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल जाती है। यानी आधे इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा और आधे पर पूरी तरीके से माफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है लेटिंग ऑफ एसेट, यानी कि जो सेक्शन 57 सेकंड में दिया गया है और थर्ड में भी दिया गया है। ये कहता है कि अगर आपने अपना प्लांट मशीनरी या फर्नीचर किराए पर दिया है, तो उस एसेट से जुड़ी हुई रिपेयर्स, इंश्योरेंस, डिडक्शंस में जितना भी खर्चा आता है वो आप अपनी रेंट एंड इनकम से माइनस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वेलफेयर फंड का, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड। सेक्शन नंबर 57(1) ए में आ रहा है ये।
अगर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय से वेलफेयर फंड या पीएफ का कंट्रीब्यूशन मिला है और एम्प्लॉयर ने उसे गवर्नमेंट के बताए गए ड्यू डेट तक डिपॉजिट कर दिया है ना, तो उसे इसकी डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है आपका जनरल डिडक्शन, जो कि 57 थर्ड के अंदर आता है। ये एक तरीके का बचा खुचा रूल्स है, ठीक है। वही बकेट हमारी बची खुची वाली। अगर कोई ऐसा रिवेन्यू एक्सपेंस है जो ऊपर किसी भी पॉइंट्स में स्पेसिफिक नाम से नहीं आया, पर वो कमाई करने के लिए कोई ज़रूरी था आपका, ठीक है? तो उसको इसी हेड के अंदर डिडक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है? जनरल क्लॉज़ के तहत आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है? अब जो हमने वहाँ पे 9 पॉइंट्स देखे थे ना, वो हम उसको एक-एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आता है डिविडेंड इनकम, जो कि 57(1) में आता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिला है और उसे कमाने के लिए आपने कुछ खर्चे किए हैं ना, तो उसकी छूट आपको कैसे मिलेगी, ये यहाँ पे समझाया गया है। इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट, यानी कि अ, अगर आपने मार्केट से या फिर बैंक से लोन लेकर शेयर में इन्वेस्ट किया है ताकि आपको डिविडेंड मिल सके, तो उस लोन पर चुकाए जाने वाला जो भी इंटरेस्ट है ना, वो डिडक्टेबल होगा, ठीक है? लेकिन इस पर एक बड़ा कैप है। क्या? कैप ऑन डिडक्शन, ठीक है? वो क्या कहता है? लॉ कहता है कि ये इंटरेस्ट के डिडक्शन आपके टोटल डिविडेंड का मैक्सिमम 20% होना चाहिए। 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी जितना डिविडेंड आपको मिला है, उसका मैक्सिमम 20% तक ही आप इंटरेस्ट में से माइनस कर पाएँगे। बचा हुआ इंटरेस्ट बेकार चला जाएगा, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही आता है एक बैंकर्स रिन्यूमरेशन, यानी कि अगर आपने किसी बैंक या एजेंट को डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए कोई कमीशन या फिर रिन्यूमरेशन दिया है, तो वो खर्चा भी पूरी तरीके से डिडक्टेबल हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन मैंने आपको बताया कि टोटल पेंशन का 1/3 या फिर 15,000 जो भी कम होगा, वो आपके फैमिली पेंशन में से डिडक्ट कर देंगे। इसके बाद बचे हुए फैमिली पेंशन के ऊपर आप टैक्स लगाएँगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जब गवर्नमेंट किसी एसेट या प्रॉपर्टी को कंपल्सरीली एक्वायर करती है और उसके बदले में दिया जाने वाला कंपनसेशन या फिर एनहांस्ड कंपनसेशन डिले हो जाता है ना, तो उस डिले पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है। लॉ कहता है कि किसी को मिले हुए इंटरेस्ट पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लैट 50% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। इसका मतलब अगर आपको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, तो 5,000 पर टैक्स लगेगा और 5,000 पर टैक्स नहीं मिलेगा, वो टैक्स माफ रहेगा, ठीक है? इसके बाद आता है लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, जो कि सेक्शन नंबर 57 सेकंड एंड थर्ड में डिफाइन है। यहाँ इसका मतलब होता है कि अगर आपने अपना कोई प्लांट, मशीनरी या फर्नीचर किराए पर दिया हुआ है या आपके रेगुलर बिज़नेस में नहीं आ रहा है वो, मतलब कि पीजीबीपी में नहीं आ रहा है, तो इस रेंटल इनकम को कमाने के लिए किए गए 3 मेन खर्चे, जो कि पहले है करंट रिपेयर्स, यानी मशीनरी की जो मरम्मत है, उस पे लगा हुआ खर्चा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आपने एसेट की सेफ्टी के लिए चुकाया हुआ है, या फिर नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, यानी एसेट की वैल्यू में जो कमी आई है। इन 3 के ऊपर आपको जो है डिडक्शंस मिल जाएँगी, ठीक है? इसके बाद आता है जनरल डिडक्शन, मतलब कि ऐसा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो अ, ऊपर के किसी स्पेसिफिक हेड में नहीं आया, पर उसे आपने एक्सक्लूसिवली इसी इनकम के कमाने के लिए खर्च किया था, ठीक है? तो उसकी डिडक्शन भी आपको यहाँ पर ही मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे इसकी 2 स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि वो जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कोई नई एसेट खरीदना नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो एसएससी का कोई पर्सनल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? जिसमें उसका शौक या फिर पर्सनल यूज़ के लिए नहीं खरीदा गया होना चाहिए, ठीक है? इस स्लाइड में ना आपको एक टेबल दी गई है। ये टेबल जो है ना डिडक्शंस की समरी है, ठीक है? जितने भी हमने पीछे 2-3 स्लाइड्स में पढ़ा है, वो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिया गया है। आपको याद करने के लिए आसान होगा, प्लस आप इसको एग्ज़ाम में अगर टेबल को बनाकर आएँगे ना, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोरिंग होगा ये, ठीक है? देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया क्या चीज़ डिडक्शंस की लिस्ट में आती है, ठीक है? अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या चीज़ डिडक्शंस में अलाउड नहीं होती है, इनएडमिसिबल होती है, ठीक है? जब हम अपना डिडक्शंस का क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम इस पार्ट को भी इंक्लूड करेंगे। सेक्शन 58 बताता है कि अ, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जिन्हें आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर डिडक्शंस के रूप में क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन खर्चों की ना पूरी तरीके से ना मनाही कर रखी है डिडक्शंस में। वो खर्चे कौन से हैं? सबसे पहला है पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द एसएससी। अगर आपने अपना कोई पर्सनल यूज के लिए कोई खर्चा किया है, जैसे घर का राशन लाया है या बच्चों की स्कूल फीस दे दिया है या आपने अपना रेंट दिया है, तो उसे आप अपनी इस इनकम में से माइनस नहीं कर सकते हो, ठीक है?
नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है वो कहता है एक्सपेंडिचर रेफर्ड अंडर सेक्शन 40A। इसका मतलब है कि अगर आपने अपना कोई ऐसा खर्चा किया है जो सेक्शन 40A के नियम तोड़ता है, जैसे किसी को एक दिन में 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट कर देना, या फिर किसी रिलेटिव को मार्केट रेट से बहुत ज्यादा पेमेंट कर देना, तो वो खर्चा यहाँ डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है सैलरीज या पेबल आउटसाइड इंडिया। ठीक है। नो टैक्स पेड और डिडक्टेड। अगर आप इंडिया के बाहर किसी को सैलरी पे कर रहे हैं और उस पर आपने ना तो टैक्स भरा है और ना ही टीडीएस काटा है, तो उस सैलरी के खर्चे की डिडक्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉइंट आता है इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया। नो टैक्स पेड और डिडक्टेड। बिल्कुल सैलरी की तरह अगर आपने इंडिया के बाहर किसी को इंटरेस्ट का पेमेंट किया है और उस पर टीडीएस नहीं काटा या टैक्स भी जमा नहीं किया ना, तो वो इंटरेस्ट का खर्चा भी यहाँ पे डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है वेल्थ टैक्स। अगर आपने किसी भी तरीके का वेल्थ टैक्स चुकाया है, तो उस बिजनेस हेड की तरह यहाँ अदर सोर्सेज में डिडक्शन के रूप में क्लेम करने की परमिशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। और नेक्स्ट आता है सिक्स्थ पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर ऑन लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स या रेसेस। अगर आपने लॉटरी जीती है या क्रॉसवर्ड पजल्स या फिर घोड़े की रेस से कमाई की है ना, तो उस कमाई को करने के लिए जो भी खर्चा या टिकट आपने खरीदी थी, उस खर्चे की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसे इन कैजुअल इनकम पर ना पूरी रिसीव्ड अमाउंट पर आपको फ्लैट टैक्स लगेगा, बिना किसी खर्चे को माइनस किए। ठीक है। तो ये क्या है, वो खर्चे हैं जो इन एडमिसिबल हो जाते हैं डिडक्शन में। सीधी सीधी बनाइए इसको भैया, ऐड करने की मतलब जरूरत भी मत करना। अगर आपने ये डिडक्शंस दिखा भी दिए, तो भी एट द टाइम ऑफ ऑडिट आपके ये कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है। ये डिडक्शंस में हमारा सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि कहता है डीम्ड इनकम। ठीक है। डीम्ड इनकम का मतलब होता है ऐसी कमाई जो शायद डायरेक्टली आपको ना दिखे। ठीक है। पर लॉ उसे आपकी इनकम मान लेता है। अगर आपने पहले किसी खर्चे या लॉस की डिडक्शन ली थी और बाद में वो पैसा आपको रिकवर कर दिया गया है, ठीक है, वापस मिल गया है, ठीक है, तो उसे सेक्शन 59 के तहत डीम्ड इनकम माना जाता है। ठीक है। अब देखो सारी डीम्ड इनकम्स क्या है, ये लिस्ट बनी हुई है। सबसे पहली आती है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। अगर आपने कोई घर किराए पर लिया और उसे आगे किसी और को किराए पर दे दिया, तो उससे होने वाली कमाई यहाँ आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है डायरेक्टर्स फीस या कमीशन। अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं था, तो उन्हें मिलने वाली मीटिंग फीस या फिर कमीशन जो है वो इसी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है एग्जामिनेशन फी फॉर्म नॉन एम्प्लॉय। ठीक है। अगर कोई टीचर किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड के लिए एग्जाम पेपर सेट करता है या चेक करता है और वो उसका रेगुलर एम्प्लॉयर नहीं है, ठीक है, तो वो कमाई जो होगी वो यहाँ पर आएगी। ठीक है। इस बकेट के अंदर आएगी डीम्ड इनकम में। इसके बाद आती है कैजुअल इनकम या फिर एन्युटी। किसी लॉटरी गेम या बैटिंग से आई हुई कोई भी कैजुअल या फिर रेगुलर मिलने वाली जो एन्युटी है ना, वो पैसा इधर ही आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट और लोन्स। आपके सेविंग अकाउंट, एफडी या किसी को दिए हुए लोन पर मिलने वाला जो भी ब्याज है ना या इंटरेस्ट है, वो इधर ही आएगा डीम्ड इनकम में। इसके बाद आता है ग्राउंड रेंट, रेंट ऑफ प्लॉट। खाली जमीन या प्लॉट को किराए पर अगर हम चढ़ा देते हैं ना, तो उससे आने वाला रेंट, क्योंकि अगर बिल्डिंग नहीं है तो वो अगर उस पे बिल्डिंग होती तो वो हाउस प्रॉपर्टी में चली जाती। बिल्डिंग तो नहीं है, प्लॉट है, तो प्लॉट का इनकम डीम्ड इनकम में आएगा। ठीक है। इंश्योरेंस कमीशन, किसी इंश्योरेंस एजेंट को मिलने वाली कमीशन की कमाई जो होती है वो डीम्ड इनकम कहलाती है। एमपी, एमएलए जो सैलरीज लेते हैं, उनको इसी सेक्शन के अंदर, इसी सेक्शन के तहत डीम्ड इनकम माना जाता है। ठीक है। मतलब जो हमारे संसद या फिर हमारे जो विधायक है ना, उनको मिलने वाली जितने भी सैलरी होती है ना, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को जो रिश्ता होता है ना उनका गवर्नमेंट के साथ, वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का नहीं होता है, इसलिए उसको सैलरी ना मान करके उसको यहाँ पे डीम्ड इनकम माना जाता है। ठीक है। इसके बाद रॉयल्टी, जो कि पेटेंट, कॉपीराइट या फ्रेंचाइजीज के साथ मिलता है। अगर आपको किसी बुक पे, पेटेंट पे या फ्रेंचाइजी से रॉयल्टी आ रही है ना, तो वो आपके बिजनेस में नहीं आती है, वो आपकी डीम्ड इनकम में आती है। एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया डीम्ड इनकम हो जाएगी। माइनिंग रेंट एंड रॉयल्टी, अगर आपको कोई माइन या फिर खदान है आपके पास और उसे देने पर आपको रेंट या रॉयल्टी मिल रही है, तो वो आपकी डीम्ड इनकम कहलाएगी। इसके साथ फैमिली पेंशन तो हमारा बहुत ही मोटा टॉपिक है, फैमिली पेंशन भी हमारी डीम्ड इनकम है। ठीक है। देखिए अब तक हमने
पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में क्या देखा कि अलग-अलग सेक्शंस क्या कहते हैं डिडक्शंस के, ठीक है? लेकिन अब क्या है, इस स्लाइड में उन सभी को एक साथ जोड़ा गया है, ठीक है? और फाइनल कैलकुलेशंस दिखाई गई है कि फाइनल कैलकुलेशन कैसे आती है, जो फाइनल वो सैलरी जिस पे हमें टैक्स पे करना है वो कैसे निकलती है, ठीक है? अब इसको ना 4 मेन स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ग्रॉस आईओएस, ग्रॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये आपकी इस हेड की टोटल शुरुआती कमाई है, ठीक है? इसको निकालने के लिए हम सेक्शन नंबर 56 के अंदर आने वाली सारी की सारी जनरल और स्पेसिफिक इनकम को लेते हैं और सेक्शन नंबर 59 में जो हमें डीम्ड इनकम दी गई है, उसको लेते हैं और उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है? अब आपकी क्या आ गई, ये ग्रॉस आईओएस आ गई, जो 56 और 59 में दी गई जितने भी प्रकार की इनकम है उनको ऐड करके आ गई। अब ये जो ग्रॉस आईओएस आया है ना, इसे मिलने के बाद हम इसमें से लेस करते हैं, माइनस करते हैं क्या, जो डिडक्शंस दी हुई है सेक्शन नंबर 57 में, ठीक है? चाहे वो डिविडेंड पर है इंटरेस्ट, ठीक है? या फैमिली पेंशन की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, या फिर मशीनरी लेटिंग का खर्चा है, ठीक है? ये सारी डिडक्शंस जो हमें अलाउड डिडक्शंस है, जो 57 में गिवन है ना, वो हम इस अपने ग्रॉस आईओएस में से माइनस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है लेस डिसअलाउंस। अब लेस डिसअलाउंस का क्या मतलब लिखा हुआ है? इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा माइनस आपने कर दिया है जो 58 के अंदर डिसअलाउ किया गया है, जिसको डिडक्ट करने की मनाही दी गई है स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 58 में, अगर आपने वैसा कुछ कर दिया है तो प्लीज उसे रिवर्स करिए, उसको माइनस मत करिए, ठीक है? जब हमने ये सब कर लिया, तो अब हमने देखा कि ग्रॉस आईओएस में से डिडक्शंस को निकालने के बाद, माइनस करने के बाद हमारी आ जाती है टैक्सेबल आईओएस। मतलब कि वो पैसा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो पैसा जिसमें अब मुझे गवर्नमेंट को क्या देना है, टैक्स देना है, ठीक है? ये वो फाइनल अमाउंट आ गया जो चार्जेबल होगा, चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है? इसमें मुझे गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कैलकुलेट करने का पूरे का पूरा बेसिक और बिल्कुल ईज़ी वे में फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है? इसी के साथ हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आईटी एक्ट का, वो खत्म होता है। अगर आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई भी सिंगल डाउट है, आप मुझे कमेंट करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।